बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ सब। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का जो पूरा सीज़न था वो ज़ाया कर दिया। पाकिस्तान में जो एहतजाज होता है वो अगस्त के महीने से ये मामला शुरू हो जाता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर जब ज़्यादा सर्दी होती है तो फिर एहतजाज नहीं हो सकता। फिर उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन महीनों में पाकिस्तान में एहतजाज हो सकता है। उसके बाद फिर एहतजाज की डेट्स नहीं रहती, बहुत गर्मी हो जाती है। तो वो जो एहतजाज का सीज़न है वो भी ज़ाया कर दिया। वैसे इनकलाब का कोई सीज़न नहीं होता, लेकिन सियासी जमातों के एहतजाज का सीज़न होता है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने सिर्फ बयानात दिए हैं, छोटे मोटे एहतजाज किए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, तकारीर की हैं, या कुछ जगहों पे जाके कारकुनों को इकट्ठा किया है थोड़ा बहुत, बस ये किया है। कोई स्ट्रीट मूवमेंट की जो तैयारी इमरान खान साहब ने कहा था वो कहीं दिखाई नहीं दी। इमरान खान साहब की बहनें अपील करती रहीं और अडयाला जेल के बाहर भी अब लीडरशिप नहीं पहुंचती। कई मरतबा इमरान खान की बहनों ने कहा कि 10,000 लोग आ जाएं। उन्हें यह लगता है कि अगर वाकई में 10,000 लोग आ गए अडयाला जेल के बाहर तो इतना दबाव पैदा हो जाएगा कि इमरान खान की बहनों की इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी। देखें, अवामी दबाव पैदा हो जाए तो फिर तो वाकई में मुलाकात हो सकती है इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से। लेकिन जब तक अवामी दबाव नहीं है तब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, खास तौर पे आसिम मुनीर साहब, मुलाकात तो नहीं होने देते। और उन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ लिया है, ग्रिप में ले लिया है। जब तक आलिया हमजा साहिबा बाहर थी तब तक चले हज़ारों नहीं तो सैकड़ों लोग तो पहुंच जाते थे अडयाला जेल के बाहर। 2, 4, 5, 700 लोग वो पहुंचा देती थी कुछ ना कुछ करके, बार बार टेलीफोन करके, लोगों से रब्ते करके। और वो रिपोर्ट भी बनाती रहती थी कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो आलिया हमजा, जिन पे बहुत तनकीद की जाती थी, बहुत सारे लोगों को वो खुटकती थी, चुपती थी, तो ठीक है अब वो गिरफ्तार हो गई हैं तो वो लोग फिर जिम्मेदारी ले लें और अडयाला के बाहर जो है वो लोगों को पहुंचाएं। लेकिन नहीं, ख़वातीन ने जो है बड़ी हिम्मत दिखाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में। अगर मर्द हजरात भी उतनी हिम्मत दिखाते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन चले, अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद ये सोच रही है कि कोई दबाव बनाने का फ़ायदा नहीं है। इमरान खान साहब जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से कहा था वो भी नहीं हो रहा। फाइनेंशियल टाइम ने एक रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में जारी की है, पाकिस्तान के हालिया क्राइसिस के हवाले से। और ये रिपोर्ट आप देखें, फाइनेंशियल पोस्ट की रिपोर्ट है। पाकिस्तान को सालों के बदतरीन तवानाई के बहरान का सामना है, जहां देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया है। ये अब आलमी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये हालात हो गए हैं। हुकूमत ने बजट के इकदाम नाफिज किए हैं जिनमें रोज़ाना 2 घंटे बिजली की जबरी बंदिश वो कह रहे हैं, और काम के 4 दिन कर दिए हैं। गाड़ियों के अंदर ईंधन आधा कर दिया है। यहाँ तक कि PSL जो है उनके लिए भी उन्होंने कहा घर बैठ के मैच देखो। लोगों को सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी गई हैं, ईंधन की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। LNG का तकरीबन तमाम हिस्सा पाकिस्तान का जो है कतर से आता है, वो भी लगभग ख़त्म हो गया है, तरसील रुक गई है उसकी भी। तो पाकिस्तान में जो है बहुत बुरे हालात हो गए हैं। अब यानी LNG ख़रीदने पे मजबूर हो गया पाकिस्तान, पहली मरतबा महंगी स्पॉट मार्केट से, तो पाकिस्तान वो ले रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान ने अपने ज़खायर को सहारा देने के लिए IMF से 1.2 अरब और सऊदी अरब से $3 अरब हासिल किए हैं। ये पाकिस्तान की कुल माशी सूरत हाल है इस वक्त। बेड़े गर्क हुआ हर चीज़ का, लेकिन ज़िद अपनी जगह पे कायम है कि इमरान खान से माफ़ी मंगवानी है, इमरान खान को खौफजदा करना है, चाहे उसके लिए पूरी कौम की कुर्बानी देनी पड़ जाए। एक आदमी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़िद, पूरा इदारा बदनाम हो गया, पूरा मुल्क बदनाम हो गया, मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो गई। और एक पॉलिटिकल लीडर जिसके ऊपर जाली मुकदमात हैं वो बेचारा जेल के अंदर बंद है। सारी दुनिया जानती है इमरान खान करप्ट आदमी नहीं है, बेईमान आदमी नहीं है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन इस बात की गवाही देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जेल के अंदर बंद है और उसकी सेहत से खेला जा रहा है। 74 साल का इमरान खान, उसके लेवल का दूसरा आदमी नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन वो लोग जो इमरान खान के सामने बोनों की औकात भी नहीं रखते, वो इमरान खान को दीवार से लगा के बंदूक के ज़ोर के ऊपर अपनी मनमानी कर रहे हैं। और वो मनमानी सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहे हैं किसी मोजज़े का। अगर पाकिस्तानी किसी मोजज़े का इंतज़ार करने के बजाय खुद खड़े हो जाए ना, तो इकबाल ने कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। अल्लाह भी मदद तभी करता है जब इंसान अपनी मदद के लिए खुद हिम्मत करता है। वो एक बड़ा ज़बरदस्त मुहावरा है, हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। लेकिन यहाँ पे लोग किसी मोजज़े का इंतज़ार कर रहे हैं। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इनका जो दिल करता है वो करते हैं। पंजाब में इन्होंने सेहत का और तालीम का बजट जो है उसमें कटौती करके 50 एकड़ की फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए कोई वो बना रहे हैं कि जनाब हम फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। फिल्म सिटी से फ़िल्म थोड़ी बनती है, फ़िल्म तो बनती है कंटेंट से, फ़िल्म तो बनती है उनको इजाज़त देने से। क्या पाकिस्तान में कोई आज़ादी से फ़िल्म बना सकता है?
बेशुमार ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर फिल्में बने तो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएं, लेकिन यहाँ चरबा फिल्में बनाई जाती हैं। और उसकी वजह यह है कि सही फिल्म बनाने की, इस्लाही फिल्म बनाने की, या कोई इनकलाबी फिल्म बनाने की, या रियल इश्यूज़ के ऊपर फिल्म बनाने की इजाज़त ही नहीं है पाकिस्तान में, अलाउ ही नहीं करते। तो कमर्शियल किस्म की चरबा फिल्में बनती हैं, आप जितना मर्जी पैसा लगाएं, चाहे हेल्थ में से काट के, चाहे तालीम में से काट के, और यही वो कर सकते हैं और वो कर रहे हैं, और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। और लगातार पाकिस्तान जो है वो इन हरकतों की वजह से नीचे जा रहा है। नादरीन, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ये इत्तला आई है कि 1 दर्जन के करीब मजीद कार्गो तैयारे, जो फौजी तैयारे हैं अमेरिका के, ये 1 दर्जन के करीब तैयारे हैं, ये भारी फौजी साजो सामान लेकर मिडल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। मे भी अभी जब ये वीडियो सुन रहे हो तब तक पहुँच गए हों या वो पहुँचने वाले हों। बहरहाल ये अमेरिका असला जो है बड़ी मिकदार में इकट्ठा कर रहा है यहाँ पे मिडल ईस्ट में, ताकि हर तरह की सूरत हाल में अमेरिकन को एक मरतबा फिर बैकफुट पे ना जाना पड़े। यानी इतना असला वो यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, इतना साजो सामान लेकर आ रहे हैं, ऐसा ज़बरदस्त घेरा वो डाल रहे हैं चारों तरफ से ईरान को, कि अगर फ्यूचर में दोबारा लड़ाई हो जाती है तो फिर उन्हें पहले की तरह पीछे ना हटना पड़े या उनको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। रशिया का एक लग्जरी जहाज़ गुजर गया था और इस वक्त आबना हुर्मुज़ में से जो अभी इतला आई है 2 जहाज़ गुजरे हैं। इनमें एक चीनी जहाज़ है और एक जापानी जहाज़ है। ये दोनों ऑयल टैंकर्स हैं, चाइना के और जापान के। एक यूएई से निकला है और एक जो है सऊदी अरब का तेल लेकर जा रहा है। आबना हुर्मुज़ को इन्होंने अबूर कर लिया है ईरान की इजाज़त से। अब देखना यह है कि अमेरिकन क्या करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, कमज़ोर और छोटे मुल्कों के जहाज़ तो अमेरिकन रोक सकते हैं, लेकिन क्या वो आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले चाइना के और बड़े ममालिक के, रशिया के या जापान के जहाज़ों को रोक सकते हैं? ये अभी कल तक पता चल जाएगा। रशिया का जहाज़ तो गुजर गया था यहाँ से। एक और जहाज़ जो है उसको अमेरिकन ने पकड़ लिया, उसके ऊपर उन्होंने धावा बोल दिया। और ये जो खबर आई है इसमें ये पता चलता है कि जहाज़ है जो पाकिस्तान से ओमान जा रहा था, और ये कंटेनर्स वाला जहाज़ है, ये पाकिस्तान से ओमान जा रहा था, तो इसके ऊपर अमेरिकन ने दावा बोल दिया, उन्होंने इसको पकड़ लिया। और अमरीकी फोर्सेस ने पाकिस्तान से ओमान जाने वाले कंटेनर बरदार जहाज़ को ईरानी जहाज़ समझ के धावा बोल दिया। ब्लू स्टार 3 नामी जहाज़ है, ओमान में रजिस्टर्ड है। नाज़रीन, आपको पता है ट्रंप एक के बाद एक आलमी लीडर को निशाना बनाते रहते हैं। तो उन्होंने पहले कई ममालिक के लीडर्स को निशाना बनाया, जिसमें एक फ्रांस का लीडर मैक्रोन, पेड्रो जो स्पेन से है, और जॉर्जिया मेलोनी जो इटली से है। फिर इसके बाद जो फ्रांस के अलावा वो कनाडा के जो सदर हैं उनको निशाना बनाया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने माफ़ी किसी को नहीं दी। जितने माजी में डोनाल्ड ट्रंप के या अमेरिका के बड़े बड़े इत्तेहादी थे उन सबको टारगेट किया। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, जर्मन एक बचा था तो जर्मन चांसलर के खिलाफ भी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज का ख्याल है कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हो तो पूरी दुनिया यरगमाल बन जाएगी। मैं इस वक्त ईरान के साथ वो कर रहा हूँ जो दीगर अक़वाम या सदूर को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। कोई ताज्जुब नहीं कि जर्मनी माशी और दीगर लिहाज से इतनी बुरी हालत में है, ये सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब देखें, वो डोनाल्ड ट्रंप हर एक के खिलाफ स्टेटमेंट दे देते हैं और झट से दे देते हैं। इन्होंने बरतानिया के खिलाफ बड़े सख्त स्टेटमेंट्स दिए हैं माजी में। तमाम वो ममालिक जो अमेरिका के दोस्त हैं, इसी वजह से आज यूरोपीय ममालिक ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए चाइना बड़ा ख़तरा है या अमेरिका बड़ा ख़तरा है, क्योंकि यूरोपियंस ने आंखें बंद करके अमेरिकन पे इन्हिसार किया था और चाइना को और रशिया को अपना दुश्मन समझा था। आज चाइना जो है वो कह रहा है यूरोप को हमारे साथ ट्रेड करो, हम आपके साथ मिलकर आपके मफादात के लिए काम करेंगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप धमकियाँ लगा रहा है। रशिया जो है उसकी यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है। रशिया माजी में कई मरतबा यूरोप को कह चुका है कि हम आपस में मिलकर भी रह सकते हैं। अब ये बात जो है वो यूरोप ने भी कहना शुरू की है कि जनाब हमें रूस के साथ बातचीत करनी चाहिए। ये सोच पैदा हो रही है, देखते हैं अब क्या होता है इसमें। लेकिन पाकिस्तान ने CNN को बताया इस अहम मौके पर कि तवक्को की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जो तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं, इसके बाद ईरान की जानिब से तरमीम शुदा तजावीज़ का एक और मुसवदा पेश किया जाएगा। ये पाकिस्तान के ज़रिए से ही होगा। ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए से डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि इस फार्मूले के तहत हम आबना हुर्मुज़ को खोल देते हैं, बाकी चीज़ें बाद में कर लेते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार कर दिया था। अब पाकिस्तान ने यह कहा है कि ईरान से हम ये तवक्को कर रहे हैं कि वो तरमीम शुदा एक नई तजावीज़ का मुसवदा हमारे हवाले करेगा, हम अमेरिका को देंगे। तो ये मुज़ाकरात इसी तरह चलते रहेंगे, जंगबंदी रहनी चाहिए बस। आहिस्ता आहिस्ता आबना हुर्मुज़ भी खुलने की तरफ चली जाएगी, लेकिन अभी तो अमेरिका का फ़ायदा है। अमेरिका का अपना तेल बिक रहा है, दुनिया में तेल का सबसे बड़ा डीलर वो बन गया है। ओपेक नाजरीन एक बहुत बड़ा सिस्टम है ओपेक का। ये वो ममालिक इसके अंदर शामिल है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो तेल बेचते हैं। अब ओपेक जो है ना, ये अमेरिका को ज़्यादा कोई पसंद नहीं था। उसकी वजह यह है
कि इसकी वजह से, इस इदारे की वजह से, या ओपेक का जो एक सिस्टम है इसकी वजह से अमेरिका की इजारादारी नहीं होती तेल की मार्केट पे। तो अब यूएई इसके बीच में से निकल गया, इससे अमेरिका बहुत खुश होगा। 1960 में इसका क़याम हुआ था, अमेरिका को ये ज़्यादा पसंद नहीं था, तो अब इसको नुकसान पहुंच गया है। यूएई इसके बीच में से निकल गया है, उन्होंने कहा जी हम मई में इसके अंदर नहीं होंगे, मई से हम इसके बीच में से निकल जाएंगे। सऊदी अरब को इसका नुकसान हुआ है, और भी दीगर ममालिक जो हैं जो तेल का कारोबार करते हैं उनको भी इसका नुकसान हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो यूएई ने इससे पहले अमेरिका के कहने पर इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन भी की थी, और अब यूएई ने जो है वो अमेरिका के कहने के ऊपर ऐसा लगता है कि वो ओपेक्स में से भी निकल गए हैं। तो यहाँ पे एक झटका है सऊदी अरब के लिए, और सऊदी अरब इसको कभी पसंद नहीं करेगा। यूएई ने कई इकदाम ऐसे किए हैं जो सऊदी अरब को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे। उधर डोनाल्ड ट्रंप भी एक बाद एक नया रिकॉर्ड लगा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे पास एक खबर आई, ये खबर देखें आप कितनी मजे की है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का वो वाहिद लीडर बनने जा रहा है जिसकी फ़ोटो पासपोर्ट के अंदर होगी। अगर आप दुनिया भर के ममालिक के पासपोर्ट देखें ना, तो उसके अंदर लीडरों की फ़ोटोज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक बंदोबस्त किया जा रहा है ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक। और इस खबर के मुताबिक बंदोबस्त ये किया जा रहा है कि अमेरिका की 250वीं एनिवर्सरी के मौके पर, ये 250 साल का अमेरिका होने जा रहा है, तो इसकी जो एनिवर्सरी है उसके मौके के ऊपर एक लिमिटेड एडिशन पासपोर्ट जारी किया जाएगा जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का फोटो होगा। है ना अजीब चीज़। यानी इससे पहले हमने ना कभी ऐसा देखा ना कभी ऐसा सुना, लेकिन अब ऐसा होने जा रहा है, और पहली दफ़ा होने जा रहा है कि किसी लीडर की फ़ोटो जो है वो लगाई जाएगी पासपोर्ट के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोटो वाले पासपोर्ट आएंगे, अमेरिका के पासपोर्ट लिमिटेड एडिशन के, और ये महकमा खारजा अमरीकी पासपोर्ट पर अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाने के मंसूबे को हतमी शक्ल दे रहा है। ये ब्लूमबर्ग ने भी कहा है और फॉक्स न्यूज़ ने भी कहा है। अमेरिकन मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, और उस मीडिया ने रिपोर्ट किया जो ज़रा डोनाल्ड ट्रंप के, फॉक्स न्यूज़ तो आपको पता है ना उनकी पार्टी के ज़रा करीब है। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप को नरगसियत की आदत पड़ गई। ये तो बिल्कुल वैसे हो गए जैसे मरीम नवाज हर चीज़ के ऊपर अपना फ़ोटो ठोक देती हैं। वो एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, एक शख्स बता रहा था कि हमें दवाइयाँ मिलती थी सरकार से और हमारी वालदा का इलाज चल रहा था। वो बंदा ये बता रहा था, वो कहता है जनाब कि हमारी दवाइयाँ बंद कर दी गई और ये कहा गया जनाब अब आप अस्पताल से आके दवाइयाँ नहीं लेंगे, आपके घर मिलेंगी। वो कहते हैं जी हम 8 महीने इंतज़ार करते रहे और हम बाज़ार से दवाइयाँ खरीद के इस्तेमाल करते रहे कि कब ये हमारे घर दवाइयाँ देंगे। तो उसके बाद वो बंदा बताता है कि जनाब जब दवाइयाँ हमारे घर आई तो उसके अंदर से वो दवाइयाँ जो जान बचाने वाली दवाइयाँ थीं और जो कीमती दवाइयाँ थी वो गायब थीं, और छोटी मोटी दवाइयाँ जो गैर एक मामूली किस्म की दवाइयाँ जो है वो उसके अंदर शामिल थीं, जो हर गली मोहल्ले के मेडिकल स्टोर से बहुत सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन डब्बे की कीमत जो है वो दवाइयों की कीमत से ज़्यादा थी। तो ये वही नरगसियत है जो नवाज शरीफ की है, वही नरगसियत है जो मरीम नवाज की है। ये सारा ख़ानदान जो है वो ज़हनी मरीज़ है, इसी काम पे लगे हुए अपना फ़ोटो चिपकाते हैं सरकार के पैसे पे। तो डोनाल्ड ट्रंप की हरकत जो है ये देखकर मुझे इस ख़ानदान की बड़ी याद आई कि ये वैसे ही हैं, इनका फेवरेट वज़ीर आज़म भी वैसा ही है और एक ही तरह के काम करते हैं सारे। ज़बरदस्त है। एक और नादरीन खबर आई है, ये खबर सुन के मुझे थोड़ी सी हैरत हुई है, लेकिन अगर ये खबर ठीक है और इसकी तस्दीक आ जाती है तो बड़ी शानदार खबर है। पाकिस्तान ने इस खबर के मुताबिक ईरान को ज़मीनी रास्ता फराहम किया है। वजह यह है कि बहुत सारा माल ईरान में पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि अमेरिका ने एक नाकाबंदी की हुई है। तो अब ईरान को ज़मीनी माल कैसे पहुंचेगा, इस हवाले से पाकिस्तान की वजारत तजारत ने एक नए हुक्मनामे के तहत ईरान जाने वाले कार्गो के लिए 6 सरकारी ज़मीनी ट्रांजिट कॉरिडोर खोल दिए हैं। ये रास्ते कराची, पोर्ट कासिम और गवादर को बलूचिस्तान की मुख्तलिफ शाहराहों के ज़रिए ईरान की सरहदी मकामात हैं, तफ्तान है जैसा कि, और एक और एरिया है गबत, इन इलाकों के साथ ये जोड़ते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जाने वाले 3000 से ज़ायद कंटेनर्स कराची बंदरगाह पर इस वक्त फंस गए जब उन्हें ले जाने के लिए मुकर्ररा बहरी जहाज़ पहुँच ही नहीं सके। अब ईरान से वो आएंगे तो लेकर जाएंगे ना अपना माल, और अब इन कंटेनर्स को ट्रकों के ज़रिए ज़मीनी रास्ते से मुंतकिल किया जा रहा है। इस खबर पे जो है ना वो अमेरिकन और उनके सहूलतकार और जो लोग इसराइल को पसंद करते हैं या ईरान से नफरत करते हैं, मगरबी ममालिक में जितने भी लोग हैं, वो इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्दअमल देने और कह रहे हैं पाकिस्तान ने हमारे साथ डबल गेम की है। पाकिस्तान को, ईरान को ये कंटेनर्स नहीं देने चाहिए थे। अभी इसकी कोई तस्दीक है सच नहीं आ रही, लेकिन ये खबर आई हुई है और ख़बर मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। खबर के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान की वजारत तजारत ने ये कॉरिडोर्स खोले हैं और इनके मुताबिक ईरान को सप्लाई हो रही है उनके कंटेनर्स की, जो अमेरिकन नाकाबंदी की वजह से बहरी जहाज़ों के ज़रिए ईरान तक नहीं पहुँच पा रहे। नाज़रीन, एक आखिरी खबर जाते जाते आपको मैं देता हूँ। ये रशिया में क्योंकि इस वक्त हैं ईरान के नायब वज़ीर दिफ़ा, और वहाँ से एक स्टेटमेंट आया। रूसी वज़ीर दिफ़ा आंद्रे ने नायब वज़ीर दिफ़ा के साथ उनकी एक मुलाकात हुई और मुज़ाकरात के बाद उन्होंने कहा कि हम तनाज़े को सिर्फ़ और सिर्फ सफारती ज़राए से हल करने की हमायत करते हैं। हम ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हमायत करते हैं।
मैं बरादर ईरानी अवाम और इनके मुसल्लह अफवाज के लिए मुल्क को दरपेश तमाम खतरात पर काबू पाने के लिए ताकत और हिम्मत की ख्वाहिश करता हूँ। हम इस सूरत हाल को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि मास्को और तेहरान सूरत हाल की किसी भी तब्दीली में एक दूसरे की हमायत जारी रखेंगे। हालात कुछ भी हों, ईरान और रशिया जो है वो इकट्ठे खड़े होंगे। और इस पर शुक्रिया भी अदा किया गया ईरानी नायब वज़ीर दिफा की जानिब से। लेकिन ये स्टेटमेंट